अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूँ लगा था एकदम से जैसे सरसब्ज लहलहाती सरजमीन पर सेम और थोड़ का सफ़ेदा नज़र आना शुरू हो गया हो। और इस उम्र में औरत के पास सिर्फ भरम ही तो रह जाता है, वो भी टूट जाए तो पीछे क्या रह जाता है शकील वीर। फिर पीछे क्या बाकी रह जाता है भला। फुप्पी ने इस कदर कहा और फिर बड़ी देर खामोशी रही। आज सुबह ही की तो बात है जब फुप्पी शकील वीर के यहाँ आई थी। सुबह के नौखेज सूरज में अभी शिद्दत की तमाज़त नहीं आई थी। अभी तो सिर्फ भोर समय का वक्त पिलाहट में तब्दील होना शुरू हुआ था, यानी सुबह सवेर का वक्त था। करीब एक मुर्ग ने रुकावट आमेज बांग दी थी। पहले साल की पहली बांग दूर मस्जिद में नमाज फजर की अदायगी और लंबी दुआ के बाद बच्चे लहक लहक के नाते पढ़ने लगे थे। ऐसी दिल को आ लगने वाली खामोशी ने किसी ने बाहर बड़े दरवाजे की आहिनी कुंडी को बड़े जोर से ललकार के बजाया था। अकरम जो तौलिए से चेहरा खुश करता ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने दरवाज़ा खोला तो सामने फूफी को खड़े पाया, बंद बाजार की तरह वीरान और उदास औरत को। फूफी जी, आप इस वक्त इतनी सुबह सुबह, खैरियत तो है? फूफा जी कहाँ हैं? छूटते ही अकरम ने सवालों के फायर कर डाले। फूफी भी कल रात ही अपनी ज़ात की नफ़ी से आशना हुई थी, लेकिन डगमगाए बिना अंदर जा पहुंची। उसने मुझे तलाक दे दी। अपनी बात पर होने वाले मुमकिना एहतजाज के खौफ से उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, वरना आज वो अपनी ही परछाई बन के तो रह गई थी। इतने में भावज पराठे सेंकते हुए चिमटा लिए बावर्ची खाने से निकली और हैरानी से नंद को देखा, जैसे वो किसी सूरत उनकी बात पर ईमान ना ला सके। तलाक? मगर किसने? तलाक का सुन के ही शायद भावज इतना सिटपटा गई कि बौखलाहट में अजीब सवाल किया। उसने किचन की छोटी जालों से अटी खिड़की से अपनी 55 साला नंद को अंदर आते देख लिया था। अभी 2 महीने पहले ही फूफी यहाँ पूरे 40 दिन रहकर गई थी। फूफा करीम से झगड़ा हो गया था। उन्होंने बार बार आके माफ़ी मांगी तो फूफी जाने पे तैयार हुई। भावज अब भी देख के दिल ही दिल में मुस्कुराई थी कि बुढ़ा बुढ़िया में फिर कोई नया झगड़ा हो गया है और नंद हमेशा की तरह अपने पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक घर छोड़ आई होगी। लेकिन बराह रास्त तलाक का लफ्ज़ सुनकर भावज सुनसी होकर रह गई। कैसी बेखबर की खबर थी, कैसी सुनावनी थी ये। लेकिन क्यों, किस बात पर बाजी? बड़ा वक्त गुजर जाने के बाद भावज अपने हवास दोबारा ना जीत सकी। कहने लगा, चाय बना दे। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है। बस इतनी बात पे खड़े खड़े तलाक दे दी। फूफी ने कहा तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सारा दिन फिर शक्ल ही देखते रहे, कभी अपनी तो कभी फूफी की। रात को भाई शकील आया तो उसे भी ये बात यूं ही सुनाई गई। इतनी सी बात पे तलाक, ये कैसे हो सकता है? बेचैनी से वो कमरे के चक्कर लगाने लगा। खुर्रम कहाँ था उस वक्त? शकील ने फूफी के सबसे छोटे बेटे के बारे में पूछा। वो कराची चला गया, मैंने ही उसे भेज दिया। अब तू बता, मुझे कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकता है? ना तेरे घर में जगह लेने की आस है, ना तेरे दिल में। कहे तो आज ही अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लूँ। कैसी बातें करती हो आपा? शकील ये सुनकर मज़ीद बेचैन हुआ। हकीकत से आशना हो जाने के बाद फरेब में ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती शकील वीर। तीनों लड़कों को पता है सब। मैंने नहीं बताया, बाप उनका बताए, उसकी मर्जी। लेकिन तुझे बता देती हूँ, मैं अब लड़कों के पास भी हरगिज़ नहीं जाऊँगी। खून तो अपने बाप का ही है, उनकी रगों में भी। सालों बाद न जाने वो भी किन किन अल्फाज में ताल्लुक़ तोड़ दें। मैं तो उनकी बीवियों की खिदमत करने जोगी भी नहीं रही अब। शकील ने कमरे में टहलते टहलते आज 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। पहले तो उसे तलाक की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और अब बहन की ऐसी अजीब अजीब बातें गंदुम की टहनी पे बाजरा उगाया था जैसे। इस उम्र में तो मियाँ बीवी लंबी रफाकत के बाइस इकाई बन जाते हैं। जिस्म भले कमज़ोर हो जाते हैं, रिश्ता ठोस हो जाता है। फिर ये कैसी अनहोनी थी जिसके आगे पीछे
कोई नई या ख़ास वजह भी नहीं थी। फूफी के चेहरे की झुर्रियाँ मज़ीद गहरी थीं और वजूद भला अब रह ही क्या गया था। इस सब के बावजूद उसकी चुप की गहराई में कोई कश्ती बेपतवार नहीं थी। यादों का लावा अंदर ही अंदर पक रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ अयान नहीं होने दे रही थी। तलाक का कोई दुख और ज़िंदगी की तरतीब की बेतरतीबी का कोई गम उसकी आंखों से ना झलकता था। जैसे तलाक नहीं हुई, कोई काम, कोई अज़्म पूरा हो गया। हकीकतन वो जो एक अपनी ज़ात पे रिश्ते पे भरम था ना, उसका जैसे नतीजा निकल आया। रिश्ते जैसे सूली पे चढ़ के कांट छांट का शिकार हो गए, और अब जो बचा था वो अब कुछ बचा ही नहीं था। इसके उल्ट भी बहुत कुछ हुआ। कुछ अज़्म थे जो टूट गए, साथ जीने मरने के। सहारे का जो धागा पकड़ के वो चढ़ाई चढ़ रही थी इतने साल से, उस धागे को उधर रास्ते में से ही तोड़ दिया गया था। किसी दीवार पे पीपल का दरख्त एक दिन में नहीं उगाता। कुछ कसूर सरकश हवाओं का होता है जो किसी आवारा बीज को दीवार की दरस में धकेल देती हैं। फूफी के दिल में भी बीज ने उसी दिन जड़ पकड़ ली थी जिस दिन उस्मान के पोते के अकीके का बुलावा आया था। फिर जैसे जैसे अकीके के दिन करीब आने लगे, तने पर पत्ते उगने लगे। इतनी दूर कहाँ जाएगी तू, थक जाएगी, मैं अकेला चला जाता हूँ, रात तक आ जाऊँगा। फूफा करीम ने जाने से एक रात पहले बड़ी सादगी से कहा था। ठीक है, आप चले जाएं, वैसे भी मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। फूफी ने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। वो शुरू ही से सरापा खिदमत और सफ़ा थी। शोहर के आगे एहतजाज करना उन्होंने सीखा ही नहीं था। 35 साल शादीशुदा ज़िंदगी ट्रेन के डब्बों की तरह पटड़ी पर बड़ी ढप ढप करके गुजर रही थी। कभी जंक्शन चेंज नहीं हुआ, कभी ट्रेन डीरेल नहीं हुई। शुरुआती 10 साल बड़े गुलाबी रोमानवी से थे, ताज़ा खिले फूल की तरह, हर वक्त खुशबू देने वाले, जिनमें जज्बात का समंदर चारों ओर बिखरा रहता, लहराता रहता था। 10वें साल जब तीसरा बेटा खुर्रम पैदा हुआ तो फूफा करीम की तवज्जो का धारा भी न जाने क्यों और कैसे छोटी छोटी मुख्तलिफ समतों में बह निकला। सारी जिंदगी फूफा करीम चादर की बुक्कल में अंदर ही अंदर धंसे एक राज की तरह रहे, ऐसा राज जो सिर्फ फूफी पर आया हुआ। और आखिरी उम्र में आकर ये चादर की बुक्कल खुली भी तो अंदर से सिर्फ गांठें ही निकली। अब वो हर वक्त घर की बजाय दोस्तों में घिरे रहते थे। सियासत, मजहब, हुक्मरान, मुल्क, जागीरदारी, बेहयाई, फहाशी, औरत, मुल्की अबतरी पे बड़े जोश से तकरीरें करते। अपना सारा जोश जल्द ही उन्होंने ऐसी बातों के लिए वक्फ कर दिया था। रात गए, घर वापस आते तो खाली बर्तन की सी कैफियत होती। पुप्पी को उन सब मौज़ूआत पर अपनी कम इल्मी अंदर ही अंदर बड़ा दुख देती। रफ्ता रफ्ता वो शादी के 11वें साल में ही एहसास कमतरी से मुजरिम से बन गई। फूफा की महफिल मिजाजी के बाइस वो बीवी से सिर्फ 3 बच्चों की माँ होकर रह गई। उधर फूफा जी की सारी एनर्जी को गोया नई समत मिल गई। उन्होंने अदब का शौक भी चुरा लिया। आहिस्ता आहिस्ता घर में किताबों का ढेर लगने लगा और फूफा का वजूद भी एक किताब की तरह बस घर में पड़ा हुआ नजर आता। किताबें ज़्यादा होने लगी तो फूफी उन्हें पिछले छोटे कमरे में मुंतकिल करने लगी। फिर फूफा करीम भी ज़्यादा वक्त वहीं छोटे कमरे में बिताने लगे। रात ज़्यादा देर तक पढ़ते रहते, वहीं सो जाते। यूं दोनों बूढ़े होते मियाँ बीवी एक घर में रहते हुए भी कब और कैसे अलहदा हुए उन्हें खुद पता ही ना चला। उनके रिश्ते में मौजूद हर शय ने जैसे अपनी नौइयत बदल ली। मोहब्बत की जगह एहतराम ने ले ली, गुर्बत की जगह खिदमत ने। फूफी ने इन सारी बातों का इंतकाम अपने वजूद के पैदा करदा चिड़चिड़ेपन से लिया। बहुत सारे मरहलों से गुजर के उन्होंने प्यार को ताज़ा तड़का लगाने के लिए भी कई फार्मूले ढूंढ निकाले। फूफी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई थी कि खामद का यूं मुंह मोड़ लेना बर्दाश्त कर पाती। सत्ती सावित्री तो थी नहीं। एक औरत को जो हकूक चाहिए वो कैसे मांगती फूफा से। और बस वो जो अंदर ही अंदर वो घुल रही थी ना, तो ये लावा निकलने लगा था। महीने 2 महीने बाद किसी भी छोटी से छोटी बात पर फूफी अपना सामान समेटना शुरू कर देती। तीनों लड़के हंसे जाते। इतनी मेरी मंगेतर मुझसे नाराज़ नहीं होती जितनी अम्मा अब्बा से होती है। बड़ा वाला बेटा कहता, अब अम्मा 2-3 महीने ना लड़े तो अब्बा को भी बेचैनी होने लगती है कि अल्लाह खैर करे, कहीं जोजा मोहतरमा की तबीयत ख़राब तो नहीं।
سب مذاق کرتے رہتے اور پھوپھی اس دوران پھوپھا کے لاکھ منانے پر بھی شکیل ویر کے گھر چلی جاتی۔ اگلے دن پھوپھا کریم بھی وہاں پہنچ جاتے، مناتے، معافی مانگتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور آخر میں جب ہاتھ جوڑنے تک آ جاتے تو پھوپھی چادر سنبھالے فوراً گھر واپس چلنے کے لیے راضی ہو جاتی۔ یہ کھیل بڑے عرصے سے جاری تھا، لیکن شروع ہونے کے بعد محض ہفتہ 10 دن ہی کھیلا جاتا۔ اب تو پھوپھا کریم بھی گھاگ ہو گئے تھے، جاننے لگے تھے کہ بیوی رانی شوہر کے ہاتھ جڑنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اب وہ آتے ہی پہلا کام یہ کر ڈالتے۔ پھوپھی خود ساختہ ضدی سہی، لیکن اپنے پیارے شوہر کو اس انداز میں دیکھ کر اندر تک ہل جاتی تھی، اسی لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوتی۔ ضد کرنے اور اکھڑ پن دکھانے کا باقی مرحلہ وہ گھر جا کے ادا کرتی۔ واپسی کے سفر پر پھوپھی اکثر سوچتی، عورت بڑی ڈھیٹ اور بہانے باز ہے، ہر حالت میں اپنی ہوا نکالنے کا ذریعہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ جتنے دن پھوپھی شکیل ویر کے گھر رہتی وہاں بھی خوب رونق لگی رہتی۔ بچے بڑے سبھی پھوپھی کو چھیڑتے، لڑائی ہوگی پھوپھا جی سے، اب وہ جب تک منانے نہیں آئیں گے آپ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ ہاں تو اور کیا، پھوپھی ملکہ وکٹوریہ کی طرح جواب دیتی۔ اگر پھوپھا نہ آئے تو پھوپھی اتنے دن آپ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ ہاں میرے بچے، ہرے، بچے نعرے لگاتے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ پھوپھا جی کبھی نہ آئے۔ کوئی بچہ ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کرتا، پرے ہٹ مردود، تیرے منہ میں خاک۔ جو بچے کی دعا پوری ہو گئی اور وہ نہ آئے تو شکست ایک دم پھوپھی کے اندر سرایت کر جاتی، کوئی جوتا اٹھا کر مردود بچے کو بھی دے مارتی۔ پھر آہستہ آہستہ بچوں نے پھوپھی کی یہ چھیڑ بنا ڈالی۔ چار پائیوں پلنگوں پر وہ پھوپھی کی پہنچ سے دور ہو کر ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کر ڈالتے اور اپنی ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی گالیاں پڑواتے پھوپھی سے۔ باوج بھی منہ چھپائے ہنستی رہتی۔ اس عمر میں آدمی اپنے بچوں کی شادی شدہ زندگی بنانے سنوارنے کے 100 جتن کرتا ہے، اور ہماری نند اپنے ہی گھر سے لڑ جھگڑ کے آ جاتی ہے۔ پھوپھی کا دل کرتا سروتے میں بھاوج کی گردن ڈال کر ہینڈل دبا دے۔ 2 مہینے پہلے پھوپھا کریم 40 دن تک آتے رہے تھے، روز بلا ناغہ، لگاتار، سورج کی طرح پابندی سے۔ لیکن بات چونکہ کافی بڑی تھی، اس لیے پھوپھی 40 دن کی ناراضگی کا چلا کاٹ کے ہی اپنے گھر واپس گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عثمان کے پوتے کا عقیقہ تھا۔ پھوپھی ہر بات کو بڑے غور سے نوٹس کر رہی تھی۔ پھوپھا لوہے کا وہ گھڑا تھا جو سالوں سے ایک ہی جگہ پہ دھرا تھا، اب ادھر ادھر لڑک کے شور پیدا کرنے لگا تھا اور دھات کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ پھوپھی سب غور کر رہی تھی، لیکن نہ اس نے کانوں میں روئی دی نہ لبوں کو اجازت۔ دل ضرور کالا ہونے لگا تھا۔ لٹھے کا سوٹ جو نیا سل کر آیا ہے کلف لگوا کر استری کروا دینا، اور پشاوری چپل بھی پالش کروا دینا، یا دونوں کام بازار سے کروا لوں، اچھے ہو جائیں گے ذرا۔ پھوپھا کریم کی عادت تھی یا درویش صفت تھی، کبھی باہر جاتے وقت کپڑے جوتے کا خیال نہ رکھا، جہاں جانا ہو جو کپڑے پہنے، خواہ کل کے پہنے ہوں اسی میں چل دیے۔ جنازہ موت تو ایک طرف، وہ تو شادی بیاہ کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ پھوپھی نے جو دیا پہن لیا، مہندی کی رات کے پہنے سوٹ میں ہی شادی کے 3 دن گزار دیتے، شادی بیاہ پر زیادہ وقت دیگوں پہ بیٹھ کے ہی گزارتے، شامیانے تلے آتے بھی تو بڑے جھیمپے سے رہتے۔ اس دن سوٹ جوتی کا جو آرڈر دیا تو پھوپھی کے پہلے سے کان کھڑے مزید کھڑے ہو گئے۔ ساری زندگی کھدر پوش تحریک کے سرگرم رکن رہنے والے اپنے شوہر کے نئے لٹھے کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھیانے لگی۔ پھر گھر سے نکلنے سے پہلے پھوپھا کریم نے وہ صافہ لیا جو بڑے بیٹے نے سعودیہ سے بھیجا تھا اور جو 2 سال سے ٹرنک میں پڑا ہوا تھا۔ سعودیہ کا ہی عطر لگایا جس کی بوتل عید پر بھی نہ نکلتی تھی، اور تو اور 10 سالہ پرانی سفید داڑھی اور سر کے بالوں کو بھی رنگوایا۔ پھوپھی خاموش سب دیکھتی رہی اور برداشت کرتی رہی، ہونٹوں پر سوئی دھاگے سے نگندنے ڈالے اور سینے پہ ٹھنڈا گھڑا رکھ لیا۔ رات کو پھوپھا کی واپسی ہوئی اور سارا دن جو پھوپھی خود کو حوصلے دیتی رہی ایک دم جیسے ہار گئی۔ ایک تو پچھلے ہفتے سے آج صبح تک کی ساری کارروائی، دوسرا خلاف توقع پھوپھا جی کا واپسی پر ہمیشہ کی طرح تھکے تھکے ہونے کی بجائے بڑے خوشگوار موڈ میں ہونا، اتنی دور کا سفر کرنے کے باوجود بھی۔ تیسرا ہونٹوں پہ حامد سراج کی دل پسند حمد کی بجائے خلاف عادت ایک نغمہ۔ پھوپھی نے غور سے سنا تو لگا جیسے ان کے پلنگ کے چاروں پائے آپس میں
धड़ धड़ बजे हों। मी आवेगा भिज जाएंगे लक टुणु टुणु। ये क्या वाहियात खुराफात है, वो गुस्से में बोली तो अलमारी में गुम फूफा जी ने पलट कर भूतनी बनी बीवी को देखा तो हंसी दबा के मुस्कुराने लगे। हाँ, बस वहाँ उस्मान ने लगाया हुआ था। अकीकों पर ऐसी खराफातें। हाँ बस, वो ज़्यादा वजाहत न दे सके, मुबादा कहीं हंसी ही ना छूट जाए। ये भी मूंगफली की तरह उनके मुंह को लगती तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। अंदर ही अंदर फूफा खुश होने लगे। बीवी का प्यार आज भी वैसा ही था, मलकियत जताने वाला। गुस्से में थी तभी तो रात पहनने के लिए कपड़े भी ना निकाल के रखे थे। सीमा भी होगी वहाँ। फूफी के लहजे में काट थी। उसके भाई के पोते का अकीका था, उसने कैसे नहीं होना। साफा तय करके अलमारी में रखते हुए वो बोले, जूती की चमक तो सफ़र में ही ख़त्म हो गई होगी। इत्र की खुशबू सूट की कलफ धोने पर निकल जाएगी। खजाब को जाने में महीना लग जाएगा, लेकिन सीमा की याद भुलाने में शायद आपको सालों लग जाए। फूफा करीम अब के पीछे पलटे तो हंस न सके। 35 साल हो गए हमारी शादी को, अभी भी शक करती हो? ये शक आपने ही मेरे दिल में भरा है। खिजाब, इतर, लट्ठे का सूट और लक टुनु टुनु के जरिए जले मेरी जूती आपकी साबका मंगेतर थी। किसी और के पास बैठा देखकर आपको जलना चाहिए। सो जाओ चुप करके, बड़ी रुखाई से जवाब दिया गया, जो पुप्पी को मजीद भड़का गया। मैं तो उस वक्त ना जली जब आप रोज बन ठन के उसके घर पहुंच जाया करते थे। सीमा की मोहब्बत में उसके शोहर से भी आपने दोस्ती गांठ ली, फिर हर वक्त वहाँ, कभी कभी रातों को भी। खुरम की पैदाइश के वक्त भी तो वहीं थे ना आप, जब मैं दर्द ज़ख्म को राहती सिर्फ आपको याद कर रही थी। क्या मैंने तब भी कोई शिकायत की? फिर छोड़ भी तो दिया ना, सब कुछ तुम्हारी खातिर, मेरी खातिर। सीमा के शोहर ने बस ठुकाई नहीं किया आपकी, वरना जलील करने में कोई कसर भी ना छोड़ी। भाम क्या था वो भी कि दोस्ती तो मुझसे गांठ रखी है, लेकिन नज़र मेरी बीवी पे है, करीम की। बस चुप कर, सो जा। सच्ची बात कड़वी लगती है हमेशा। कड़वी तो तू भी लगती है मुझे, इंतहाई नखुवत से कहा गया। बस जी, ये बात थी सारी। इसे इतना कह लें या इतना। फूफी की आंखों में रेगिस्तान को जाने वाले रास्ते नजर आने लगे और फूफी चिल्ला काटने भाई के घर जा पहुंची। भाई और भाभी ताज़ा दम होने के लिए सारे किस्से को रोज नए सिरे से सुनते। हाँ, इस दफ़ा कुछ नया मवाद है, वरना तो हमेशा रटी रटाई बातें। फूफा करीम आते तो दोनों को कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता, लेकिन इस दफ़ा फूफा जी के जुड़े हाथ भी अपना असर न दिखा सके। भावज बाहर खिड़की के साथ कान लगाए रखती और फूफी की गैर मौजूदगी में सबको फूफा की रहम आलूद भीगी हुई आवाज़ की नकल करके सुनाती। लेकिन अब इस वाक़े के 2 महीने और शादी के पूरे 35 साल बाद अजीब बात हुई थी, तलाक। फूफी तो किसी और की तलाक का सुनकर ही अर्श की तरह कांप उठती थी। चेहरा रंग बदल लेता था और सफ़ेदी उड़े बालों की तरह बड़ी दूर निकल जाती थी, और कैसे अब खुद मुतल्लिका होकर आराम से बैठी थी। 2-1 दिन तो शकील भाई बड़े बेचैन से रहे। बहन को खरीदने के नित नए तरीके तलाश करते और फूफी हर दफ़ा एक ही जवाब देती, चाय बनाने का कहा था, मैंने कहा सर में दर्द है, तो खड़े खड़े तलाक देती। शकील भाई की समझ में ना आता कि किससे बात करें और क्या करें, मसले का हल कैसे निकालें। क्या तलाक के बाद मसला रह जाता है? वो दिल में सोचते कि फूफा करीम से मिलें, लेकिन अब किस नाते से। चौथे दिन ही फूफा करीम खुद ही शकील के घर चले आए। फूफी ने देखा तो झट चादर सर पे ली और दूसरे कमरे में निकल गई, जैसे गैर महरम से पर्दा कर रही हो। दूसरे कमरे में शकील भाई और फूफा करीम में न जाने क्या क्या बातें होती रहीं। घंटे भर बाद फूफा करीम चले गए तो शकील भाई फूफी के पास आए। तूने मेरे साथ झूठ बोला बहन, तू लड़ाई करके आई है और तलाक का कह रही है। वो तो कहता है कि उसने तुझे कोई तलाक नहीं दी। झूठ बोलता है वो, सफ़ेद झूठ। उसने मुझे खुद छोड़ा है, खड़े खड़े 3 दफ़ा कहा है उसने। मैं क्यों गलत बयानी करूं भला? चाय बनाने वाली बात तो उसे पता ही नहीं। अच्छा, जो उसका यकीन है तो उसी से पूछ ले, फिर ये सारी बात मुझसे क्यों पूछता है? फूफी ने गरज के कहा तो शकील भाई चुप हो गए। लेकिन अगले दिन फूफा करीम दोस्तों के हमरा फिर आ गए। मामला वही था कि मैंने तलाक नहीं दी, जुबैदा खुद नाराज़ होके आई है। इधर फूफी ने साफ साफ भाई को कह दिया कि अगर करीम दोबारा यहाँ आया
या भाई ने मजीद उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वो किसी रात अचानक ये घर छोड़ के चली जाएगी और दोबारा कभी फिर जिंदगी भर किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। फूफी की धमकी के बाद फूफा करीम भी शकील के घर नजर न आए। दोनों अब मस्जिद में मिलने लगे थे। 3 महीने इसी तरह गुजर गए, लेकिन मसला जूं का तूं रहा। और उस रोज से शुरू होने वाला किस्सा जब मुर्ग ने सर्दियों की पहली बांग दी थी और फूफी नाराज होकर शकील वीर के घर आई थी, उससे कोई महीना पहले का वाक़या है। छोटा बेटा खुर्रम अपनी ज़ात में जैसे किसी और ज़ात को पालने लगा। घर आता तो उलझा उलझा जैसे हवाओं से लड़ रहा होता। फूफी को अपने इस बेटे से बहुत प्यार था। एक तो सबसे छोटा था, दूसरे लाडला भी, तीसरे घर पर अब सिर्फ वही तो रह गया था। सबसे बड़ा कराची में था अपने बीवी बच्चों के साथ, उससे छोटा सऊदी अरब में। अब जो दुख सुख थे वो इसी के साथ तो थे। फूफी ने देखा बेटा बड़े दिनों से गुमसुम सा है, कुछ कहने बताने के लिए मुंह खोलता है लेकिन हिम्मत जैसे जवाब दे जाती है। उस रोज भी आया तो कहा माँ खाना गर्म कर दे। चल रहने दे, मुझे भूख नहीं। अधूरी अधूरी बातें करने लगा। मैं कराची जा रहा हूँ बड़े भाई के पास। पर कैसे जाऊँगा, अगले हफ्ते तो टेस्ट हैं। याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी। ऐसी ही बहकी बहकी बातों के दौरान फूफी ने एक दिन बेटे को जा लिया। कौन है वो लड़की? जोकर के तस्मे बांधते खुर्रम ने चौंक कर माँ को देखा और फिर इस बात पर मुकम्मल ईमान ले आया कि माँ तो ज्योतिषी होती है। तुझे कैसे पता चला माँ? जब कोई अधूरी बातें करने लगे तो उसके मन के अंदर ज़रूर कुछ पूरा हो गया होता है। तू बता कौन है वो? बांध टूटा और पानी का रेला बह निकला। तुझे बताते डर लगता है माँ। खुर्रम वाकई डरा हुआ था। वो हमारी दूर की रिश्तेदार सीमा की बेटी है और तुझे सीमा से खुदा वास्ते का बैर है। फूफी को वाकई सीमा से खुदा वास्ते का बैर था। तभी तो वो सुनकर एक कदम पीछे हट गई। बेटे ने नाउम्मीद होकर माँ को देखा और माँ ने बेटे को। सारी रात फूफी ने सोचते गुजार दी। जिस औरत का नाम कभी उसके शोहर के साथ जुड़ रहा था और जिसका शोहर जो शायद अभी तक अपनी साबका मंगेतर के लिए दिल में मोहब्बत का बही खाता खोले रखता था, उस औरत से वो कैसे रिश्तेदारी कर सकती थी। लेकिन सुबह होते होते उसने अपने सारे ख्यालात की खुद ही नफी कर डाली। इस उम्र में कैसी जलन और कैसा इश्क आतिश। इस उम्र में तो सिर्फ भरम ही रह जाता है जो अल्लाह के करम से कायम है। कुछ करीम और सीमा को चोट देने की भी सोच ली थी उसने और अपनी सोच पे खुद ही मुस्कुरा दी। लड़की भी मोहब्बत करती है तुझसे? खुर्रम ने माँ को देखा। माँ का संवलाया चेहरा दोबारा पुरनूर सा हो गया था। पता नहीं, जब भी बात करूं बस हंसती रहती है। कहती है पहले अपनी माँ से पूछ फिर मुझसे। कॉलेज से किसी दिन उसे सीधा यहाँ ले आ, कहना मेरी माँ ने बुलवाया है। थोड़े दिन बाद खुर्रम लड़की को ले आया। वो लड़की नहीं थी, दूध की पोटली थी जिसमें कुदरत ने अनार का रस भी मिला दिया था। बेटा रीछ गया था तो इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। हुस्न ही लश्कारे मारता हुआ था। नाम आरजू था और जो देखता था दिल में एक आरजू सी जरूर पाल लेता था। खुश्क हुस्न है तेरा। तेरी माँ को तो अभी तक अपने आप से ही फुर्सत नहीं हुई होगी। तुझ पे क्या खाक तवज्जो देगी? आरजू के सर में तेल लगाती फूफी ने कहा। वो बड़े आराम से अपने सर की मालिश करवाती रही और हंसती रही। तेल लगवाकर पलटी तो उसने फूफी के दोनों हाथ चूम लिए। फूफी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। भींच के उसे गले लगा लिया। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया जो फूफी सुबह से बनाने में जुटी हुई थी। खाने के बाद आरजू घर जाने लगी तो सामने फूफा करीम घर के अंदर दाखिल हुए। नजरें नीची करके बड़े अदब से आरजू ने सलाम किया। फूफा करीम के चेहरे पे कई रंग आए और कई गए। सलाम का जवाब देना भी भूल गए। फूफी का मारे खुशी के बुरा हाल हो गया। बाजी लड़ी भी नहीं और चारों खाने चित करा दिया। खुर्रम आरजू को लेके बाहर निकल गया। ये लड़की यहाँ क्या करने आई थी? अंदर जाके किताब की वर्क गर्दानी करते हुए लहजे को हद दर्जा नर्म रख के पूछा, जैसे कोई अपनी कोई तशवीश छुपाना चाह रहे हों या बात को सिरे से अहमियत ही ना दे रहे हों। फूफी लोट पोट हो गई। सीमा की बेटी है। लफ्ज़ सीमा पर जोर दे के पता नहीं क्या बताया या जिताया गया, पर बात का जवाब न दिया गया। मुझे पता है यहाँ करने क्या आई थी। लाख कोशिश के बावजूद भी वो खुली किताब के अंदर गर्क न हो सके। घर देखने आई थी जहाँ अब उसने हमेशा के लिए आना है। क्या मतलब? किताब फूफा करीम के हाथों से गिर गई। बहू बनाऊंगी उसको इस घर की। खुर्रम ने पसंद कर लिया उसे
और जैसे फूफा के चेहरे का रंग एकदम फक हो गया। ऐसे कैसे बहू बनाएगी तू उसको? मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। आपसे पूछता कौन है? बेटा तू अपने पीछे से लाई थी? पीछे से नहीं लाई थी, इसीलिए तो जवाब दे रही हूँ, वरना तो बात भी ना सुनती। सीमा कभी नहीं मानेगी, मुझे पता है। आप दोनों के दिल की राहें तो शायद हमवार हैं अभी भी। मैं उसके शोहर से बात करूंगी, सुना है वो बड़ा समझदार आदमी है, बेटी की खुशी और पसंद को जरूर समझेगा। ऐसे भी बात ना बनी तो मैं दोनों की कोर्ट मैरिज करा दूंगी। ना, मैंने कह दिया ये शादी नहीं होगी। फूफा करीम गुस्से को दबाए उठ खड़े हुए। बेटे की खुशी का क्यों कत्ल कर रहे हो? कोई वजह भी तो हो। मुझे इनका खानदान नहीं पसंद। थोड़ी देर लगी वजह घड़ने में। आपका ही खानदान है, मैंने भी तो जैसे तैसे करके गुजारा कर ही लिया है। 35 साल, खुरम भी कर लेगा। बंद कर अपनी बकवास, खुरम को समझा दे, ये फतूर अपने दिमाग से निकाल दे। ये शादी नहीं होगी किसी सूरत। फूफा करीम कहते हुए घर से बाहर निकल गए। फूफा ने कोई असर न लिया। हफ्ते भर बाद खुरम से कहकर उसने एक फल और 2 मिठाई के टोकरे मंगवा लिए। खुरम खुद बाहर टैक्सी लेने चला गया। ये क्या है? फूफा करीम घर में दाखिल हुए। पहले सजी हुई टोकरियों को देखा, फिर लश्कारे मारती फूफी को। रिश्ता मांगने जा रही हूँ खैर से, आरजू का, खुर्रम के लिए, सीमा के घर। आपने चलना है तो चलिए, अंदर इस्त्री हुए कपड़े पड़े हैं। फूफा करीम ने आओ देखा ना ताओ टोकरियों को गुस्से से चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। साथ साथ चीखते भी जाते। नहीं होगी ये शादी, हरगिज नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी। फल और मिठाइयाँ फर्श पर जा बजा बिखर गईं। फूफी सहम कर पीछे हो गई। मुबादा करीम उसे भी इस तरह उधेड़ न डाले। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सहमी हुई फूफी पर से खौफ की धुन छुटने लगी और अंदर से एक कड़ियल औरत निकल आई। अब तो मैं ये शादी करवा के रहूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो फिर ठीक है, मैं समझूंगा इतने साल मिट्टी के साथ गुजारे। तू मेरे लिए कूड़े का ढेर, मैं तेरे लिए पराया, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। एक करंट सा फूफी को लगा जैसे किसी ने जान अंगूठे तक खींच के दोबारा जिस्म में डाल दी। अब या तो बेटे का घर बसाएगी या अपना। सब चीर फाड़ करके फूफा करीम ने उसकी आंखों में झांका। इतनी मुखालफत बेसबब नहीं हो सकती, कोई गहरी वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा की बेटी आरजू की रगों में तेरा खून दौड़ रहा है? कहीं वो खुरम की सौतेली बहन तो नहीं? दरवाजे तक पहुंचे फूफा करीम जैसे वहीं खड़े खड़े मुड़े। उनका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, यूं जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाए। खुद को उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभाला। जो तूने ऐसा सोच लिया है ना, तो ऐसा ही समझ ले, लेकिन अगर तू वहां गई तो खुद को मुतल्लका समझी। ये कह के वो रुके नहीं, बाहर निकल गए। बेटा अंदर आया तो फर्श को देख के ठटक गया, फिर माँ पे नजर पड़ी तो गया पहाड़ गिर पड़ा। हाथ जोड़े माँ आंखों में आंसुओं का तूफानी सैलाब लिए खड़ी थी। तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना मांगूंगी, बस एक एहसान कर दे, बिना वजह पूछे इस रिश्ते को भूल जा, आरजू को भूल जा। रोती बिलखती माँ को हाथ जोड़े देखकर खुर्रम की समझ में ना आया कि इसे चुप करवाए या इसकी बात माने। ले पकड़ पैसे, कराची चला जा अपने भाई के पास, वहां से चाहे सऊदी अरब निकल जा, दोबारा कभी वापस ना आना, कभी भी ना। तू जैसा चाहेगी वैसा ही करूँगा, लेकिन खुदा के लिए रो मत। बस आज ही तो रो रही हूँ, आज के बाद फिर कभी नहीं रोऊंगी, पक्का वादा। जा अब चला जा। जिस टैक्सी पे खुर्रम आरजू की तरफ जाना चाहता था, उस टैक्सी पे वो रेलवे स्टेशन चला गया। फुप्पी फिर हमेशा के लिए भाई शकील के घर चली गई। 3 माह से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। कराची सऊदीया वाले बेटों के भी फ़ोन आ गए। बहू ने भी आकर चक्कर लगाया, लेकिन फुप्पी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। झूठ बोलता है वो, उसने मुझे तलाक दी है, सहन के बीचों बीच खड़े खड़े। पर जुबैदा बाजी, शकील ने बड़ी लजाजत से कहा, करीम मस्जिद में बैठकर कहता है उसने तुझे तलाक नहीं दी, कहता है कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ। फूफी ने एक टिक भाई को देखा जो बड़े दिनों से घन चक्कर बना हुआ था। तो ठीक है, मैं भी कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ। उसने मुझे कहा तू मेरे लिए कूड़े का ढेर, मैं तेरे लिए पराया, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ये अल्फाज बोले थे उसने। शकील ने हैरत से बहन को देखा। तो पगली, ऐसे तलाक थोड़ी ना होती है, तलाक तो। शकील को बात बीच में ही रोक देना पड़ी। फूफी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी जिन को देख रही हो।
सिर्फ तलाक का लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बाकी पीछे क्या छोड़ा। शकील दोबारा हाथ पे हाथ रखकर बैठ गया। फिर फूफी ने बड़ी हिम्मत करके भाई को खुर्रम, आरजू, सीमा, करीम का किस्सा पहली बार सुनाया। फूफी ने यह सब बताने से पहले भाई से अल्लाह का पक्का वादा लिया, किसी और को ना बताने का। सब सुनकर शकील चुप हो गया, बड़ी देर माथे को सहलाता रहा। मान ले तेरे दिल में अभी भी उसकी चाहत है, वरना तू बताने से पहले वादा न लेती। तू पर्दा रखना चाहती है उसके गुनाह का। गौर से सुन शकील वीर और पल्ले बांध, एक भरम औरत का होता है, एक दावा मर्द का। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको बेपर्दा कर दूं, लेकिन उसने तो मेरा भरम तोड़ दिया। आज अगर मैंने उसकी हकीकत भरे चौक में बता दी तो बता, ये भरम टूट गया ना, फिर मेरे बच्चों का क्या बनेगा? उनको भी लोग मशकूक नज़रों से ही देखेंगे। कैसे कैसे ताने नहीं होंगे आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके बच्चों के लिए भी। ये तलाक इस उम्र में। शकील उसी तरह सोचों में गुम रहा, कमरे में होते हुए भी गैर हाजिर। वही तो मैं कहती हूँ शकील वीर, तलाक की तो ये उम्र नहीं। इस उम्र में तो औरत के पास सिर्फ भरम ही रह जाता है। जिंदगी भर जो रिश्ता वो निभाती है, फिर उस पर डट के जीने का वक्त होता है ये। और ये भरम टूट जाए तो फिर भला पीछे क्या रह जाता है? तू बता, फिर पीछे क्या बाकी रह जाता है? फूफी ने कहा। और फिर कमरे में बड़ी देर खामोशी रही। अपने माथे को सहलाते शकील ने दूर खलाओं में घूरती आंसुओं के बंद बांधे अपनी बहन को देखा, जिसके बूढ़े झुर्रियों ज़दा चेहरे पे बड़े अजीब से रंग थे, बड़े ही अजीब से रंग, जैसे कोई अपनी उम्र भर की जमा पूंजी गंवा बैठा हो, अपनी जिंदगी भर की बाजी हार आया हो। हाँ शायद। और शकील सोच रहा था, आपा ठीक ही तो कहती है, वापसी के लिए बचा ही क्या है। वो औरतें जो जिंदगी भर शोहर के साथ एक वफा का रिश्ता निभाती हैं, उनको जब ऐसे बेवफाई के घाव लगते हैं तो ये घाव कभी भर नहीं पाते। सच है, एक वक्त के बाद मियाँ बीवी के रिश्ते में रोमान, मोहब्बत सब खत्म हो जाता है। फिर उस वक्त के बाद ये रिश्ता चलता है तो सिर्फ एतबार पे, भरम पे और एक मान पे कि मेरा जीवन साथी और कुछ नहीं तो मेरे साथ मुखलिस है। आपा का ये मान टूट गया था। आपा या आपा जैसी बाकी औरतें भी खा उम्र के किसी भी हिस्से में हों, शोहर का हर जुल्म सह जाती हैं, अपना घर नहीं टूटने देती। हाँ, लेकिन जो नहीं सह पाती वो है शोहर की बेवफाई। और शोहर की बेवफाई ऐसा सदमा होता है कि घर टूटते टूटते औरत हमेशा के लिए खुद भी टूट जाती है, कभी ना जुड़ पाने के लिए। और आज पहली बार शकील को आपा के चेहरे पे वही टूट फूट नजर आ रही थी जिसका अजाला जिंदगी भर अब मुमकिन ना था। करीम खां सोने का ही बन के क्यों ना आ जाए, पर आपा अब दोबारा कभी पहले वाली आपा नहीं बन सकती थी, वो कभी नहीं जुड़ सकती थी।